नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, सोमवार से शुक्रवार हम आपके लिए 6 से 7 बजे के दौरान ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और उसमें भी खासतौर पर गुरुवार को हम शामिल करते हैं पशुपालन से संबंधित कुछ विषय, ताकि आपके पास जो भी सवाल है आप उसके संबंध में हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बता दें आपको कि आज के हमारे इस अंक में क्या खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, पशुओं की बीमारी की रोकथाम एक विषय तो हमारा ये रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा विषय रहेगा मछली पालन। जी हाँ, मछली पालन के बारे में भी अगर आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर डायल करने हैं। बता दें आपको टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061 ही हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं और हमारे जो विषय हैं उनके संबंध में कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बता दें, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मछली पालन के संबंध में आप तक जानकारियां पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा में। डॉक्टर राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश, आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं मछली पालन के बारे में। तो हम आपसे अभी जुड़ेंगे, लेकिन हम किसान भाइयों बहनों को पहले बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया है, टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दे दी है। आप अपना फोन उठाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल्स का। इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश, मछली पालन की अगर हम बात करते हैं तो इसके महत्व के बारे में आप बता दें कि किस स्तर पर किया जा रहा है और किस तरह की संभावनाएं हैं इसमें हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को, मछली पालकों को और भी ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। जी जी, अभी आपने सब लोगों ने सुना होगा, जो अभी प्रधानमंत्री हमारा जो डबलिंग फार्मिंग इनकम के लिए बात कर रहे हैं, कैसे हम दुगुना करें, इसमें मछली पालन बहुत ही इसमें सहयोग कर रहा है। क्योंकि मछली पालन क्या एक कैश क्रॉप है जिसमें हमको पैसा तुरंत मिलता है। और मछली पालन से क्या हो रहा है कि जो इसमें जो एक सुनिश्चित आय होती है, क्योंकि इसमें लॉस होने का संभावना बहुत कम है। अन्य जो भी फसलें हैं जैसे धान, गेहूं और मक्का, जितने भी तरह के फसलें हैं, तो इसमें क्या होती है कि इसमें अभी सरकार की तरफ से भी काफ़ी इसमें सपोर्ट मिल रहा है। जैसे अभी हमारा नया एक प्रोग्राम आया है ब्लू रेवोल्यूशन, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो राज्य सरकारें हैं दोनों भी उसमें बहुत किसानों को अनुदान दे रही है, उसमें बहुत ही सहायता दे रही है। इसमें अभी जो मछली पालन पे गवर्नमेंट इसलिए इतना जोर दे रही है क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो कुपोषण है, प्रोटीन जो कुपोषण है हमारा देश में, बच्चे लोग हैं, बहुत युवाएं भी हैं जो प्रोटीन जिनको नहीं मिलती है, ये सस्ती प्रोटीन अभी भी मछली और जैसे आपको ले लीजिए चिकन ले लीजिए या मटन ले लीजिए, उसकी अपेक्षा सस्ती है। और ये मछलियाँ एक ऐसी मतलब प्रोटीन है जो हर एक इवन जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, तालाबें हैं, नारे हैं, वहाँ ये पाई जाती है। और अभी क्या हो गया है, साधन जो हमारा जो मछली पालन के लिए मेन होता था बीज उत्पादन, पहले बीज उत्पादन हर जगह नहीं थी, अभी बीज उत्पादन हर जगह ही हो गई है। और जो हमारे बहुत सारे संस्थान हैं जो इसके ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और राज्य सरकारें हैं वो उनको अनुदान देती है, उनको प्रशिक्षण देती है। इससे हमारे किसान भाई बहुत ही चढ़ बढ़कर भाग ले रहे हैं और बहुत ही इससे मुनाफा कमा रहे हैं। जी, काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे किसानों का रुझान भी इस ओर काफ़ी हद तक बढ़ा भी है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए भी हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई नए प्रावधान भी किए गए हैं, आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसी के संदर्भ में हमारे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किए हैं जो 20 से 25 के दौरान चलेगी, वो करीब करीब 20,000 करोड़ की है। वो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, हमारा जो केंद्र सरकार की, वो इसको संचालन कर रही है। बहुत सारे इसमें राज्य सरकारें भी सम्मिलित हैं, बहुत सारे संस्थान इसमें सम्मिलित है। तो इसके द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें किसानों को अनुदान दे रही है, प्रशिक्षण दे रही है, ताकि
हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो इसको वृद्धि है होना है, वार्षिक वृद्धि, वो करीब 9% का लक्ष्य रखा गया है। जी। और उसमें हम अभी हमारा जो वर्तमान मछली का उत्पादन है सब मिला के, समुद्री और मीठा पानी का, वो करीब 13.75 मिलियन मेट्रिक टन है। और उसका लक्ष्य है कि हम 22 मिलियन टन करना है 25 तक। ये हमारा गवर्नमेंट का लक्ष्य है और इसमें सब लोग अग्रसर हैं। और इसमें फार्मर्स से प्रोडक्शन से लेके जो कंजम्पशन तक, जब से ये मछली प्रोड्यूस होगा और उसे जो कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर, वहां तक पूरा वैल्यू चेन देना, जिसमें हर एक तरह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया तो जाएगा। हर स्तर पर हम कह सकते हैं इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है, हमारे किसानों को हर तरह से मदद प्रदान यहाँ पर की जाएगी ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके। इसके संदर्भ में आपसे और जानकारी लेंगे हम डॉक्टर राजेश, लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट पर यहाँ नजर डाल लेते हैं। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मछली पालन शुरू करने के लिए तालाब या पर्याप्त पानी के स्रोत का होना सबसे जरूरी है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब में डालने से पहले तालाब को साफ कर लेना चाहिए। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। बेहतर उत्पादन के लिए कतला, रोहू और मृगल जैसी मछलियों का बीज डालना चाहिए। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जीरा संचय से 3 माह की अवधि तक 2 से 3 किलो प्रति एकड़ भोजन दे। चौथे से 6 माह तक 3 से 5 किलो, 7 से 9 माह तक 5 से 8 किलो, 10 से 12 माह के बीच करीब 8 से 10 किलो भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। इस तरह से प्रति वर्ष प्रति एकड़ से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन किया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% का लोन मुहैया कराती है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे 9% की सालाना वृद्धि कर 22 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है। इससे 5 सालों में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मछली पालन पर। बता दें आपको हमारा जो अगला विषय है, दूसरा विषय है, वो है पशुओं की बीमारियों का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम हमारा ये विषय है और इसके संबंध में भी आपके पास कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनका जवाब आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर JPS डब्बास, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं IARI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं पशुओं की बीमारियों की रोकथाम किस प्रकार कर सकते हैं। बीमारियों के बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी मैंने डॉक्टर राजेश से भी बात की थी कि सरकार चाहती है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके किसान या हमारे पशुपालक, इसके लिए क्या हम कार्य कर सकते हैं? ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश संसार में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा पहला स्थान है। हम अंडा उत्पादन में भी काफ़ी ऊपर हैं, मछली उत्पादन का भी आपने अभी चर्चा की, उसमें वो काफ़ी ऊपर हैं। तो हमारा देश वैसे तो पशुपालन या पशु संपदा में बहुत ही धनी है और हम विरासत में हमें धन मिला है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी नस्लें हैं, गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, और ये हमारे जो गरीब किसान हैं उनके लिए बिल्कुल एक आजीविका का आधार बनते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए
यानी कि हमारे किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, गांव आत्मनिर्भर कैसे बने और हमें अच्छा भोजन कैसे मिले, उसमें पशुपालन का विशेष योगदान है। और पशुपालन का योगदान केवल दूध उत्पादन या जो पशुओं के उत्पाद से ही नहीं है, बल्कि इनका जो वेस्ट है वो हमारी फसलों के लिए उम्दा किस्म का खाद होता है और इससे गैस भी बन सकती है। तो आप जानते हैं कि ये किसान के आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अधिक योगदान देते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाते हैं और साथ ही साथ खान-पान में भी आत्मनिर्भर बनाते हैं और इससे गांव में रोजगार के भी काफ़ी अवसर पैदा होते हैं। जी, केवल हमारे पशुपालक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हर स्तर से हम बन सकते हैं अगर हम इसमें और ज़्यादा तरक्की करें या फिर और ज़्यादा प्रावधान इसमें हम शामिल कर लें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी किसान है, किसान को अक्सर हम देखते हैं उसके पास कितनी जमीन है इसके आधार पे। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे पशुपालक ऐसे हैं जो पशुधन को भी जमीन से ज्यादा बेहतर रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और दूध से उत्पादन करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और दूध से उत्पादन नहीं कर रहे बल्कि बहुत से प्रोसेसिंग प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि गाँव के नवयुवक जो है गाँव में पशु संबंधित रोजगार लगा के आज खुद पनीर बना रहे हैं, खुद मावा बना रहे हैं, खुद खोआ बना रहे हैं। उसके साथ साथ में दूध के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा सुगंधित दूध है या दूसरी चीज प्रोडक्ट बना के भी सीधे बाजार में उपभोक्ताओं को लिए लेके आ रहे हैं। कोविड पीरियड में आपने देखा होगा कि कभी भी दूध की कमी नहीं हुई, दूध के पदार्थों की कमी नहीं हुई और बीमारी से लड़ने में इनका एक विशेष योगदान हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे पशुपालकों ने बहुत ही मेहनत की है और सरकार ने भी उनका साथ दिया कि कोविड पीरियड में बाकी सभी पे लॉकडाउन लागू हुआ लेकिन कृषि और पशुपालन क्षेत्र पे कोई लॉकडाउन नहीं था। सरकार ने पूरी मदद की किसानों को दूध बेचने में भी और दूध के से संबंधित पदार्थ को लाने में भी, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी, और उसी तरह से किसानों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में। और हमारी सरकार को कभी ये चिंता नहीं हुई कि खान पान का क्या होगा। नहीं तो इतने बड़े देश में ये चिंता हो जाती है जब हम लॉकडाउन करते हैं तो क्या होगा। तो वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारा किसान बहुत ही मेहनती और सफल किसान है। लेकिन हमारे देश के किसान और साथ ही हम पशुपालकों की बात करें तो जिनके कड़ी मेहनत के चलते हमें कोरोना संकट के काल में भी किसी तरह की कमी का एहसास नहीं हुआ। और खाद्य पदार्थों की बात करें, दुग्ध उत्पादनों की बात करें तो सब भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे हर एक उपभोक्ता के लिए, हर एक देशवासी के लिए। तो बिल्कुल बीमारियों के बारे में हम हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट यहां पर दिखा देते हैं। पशुपालन में पशुओं की असमय मौत से नुकसान का जोखिम बना रहता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि समय समय पर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। इस दौरान संक्रमित पशु को अन्य पशुओं से दूर रखें, साथ ही जरूरी टीकाकरण भी कराएं। दुधारू पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण और आर्थिक हानि को कम से कम करने के लिए देश भर में टीकाकरण के माध्यम से पशुधन हानि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सघन नियंत्रण कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना 2013-14 से शुरुआती रूप में 8 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 54 जिलों में किया गया। हालांकि इस समय लगभग देश भर में पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इस प्रयास से देश में रोग के उन्मूलन और लघुधारक पशुधन किसानों के संबंध में आजीविका में सुधार, आर्थिक, खाद्य और पोषकीय सुरक्षा हासिल की जा सकेगी। वहीं भेड़ बकरी में होने वाले वायरल रोग से होने वाली मृत्यु संख्या को कम करने के लिए देश भर में सभी संदिग्ध भेड़ और बकरियों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके लिए टीकाकरण और निगरानी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार की ओर से पशु स्वास्थ्य पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें बीमारी और उसके बचाव की जानकारी दी जाती है।
तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम मछली पालन पर यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश, जो हमारे मछली पालक इस समय जुड़े हुए हैं मछली पालन से, और हम जानते हैं कि मानसून का समय चल रहा है, बरसात काफ़ी जगहों पर हो रही है, ऐसे में किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत हो जाती है हमारे मछली पालकों को? जी, अभी हमारा जो वर्षा का समय ही मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है जी। और बरसात के दिनों में ही हमारा जो भी मछली का जो बीज उत्पादन है, इसका जो जितना भी कार्यक्रम है, हमारा जो हैचरी जिसको बोलते हैं, जहाँ मछली का प्रजनन और बीज उत्पादन किया जाता है, यही वर्षा के दिनों में ही किया जाता है। और जब बरसात के बाद तालाबों में पानी भर आती है और बीज तैयार होते हैं, तभी हमारे किसान बीज ले जाकर उसको तालाब में डालते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है कि जब हम तालाब में मछली का बीज जब उसमें छोड़ देते हैं, फिर उसमें क्या देखना होता है कि यदि वो पानी ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना कि बंद से ऊपर पानी जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर अगर बाढ़ की स्थिति है या बारिश ज़्यादा हुई है, तो उसको क्या करते हैं, हम नेट से एक कवर लगा देते हैं, बैम्बू के तरफ बैम्बू डाल के, बांस के टुकड़े डाल के, ताकि मछली बाहर ना जाए। और ज़्यादा वर्षा होने के समय क्या होता है कि इसमें कभी कभी जो एक अल्कलानिटी जो क्षारकता है उसमें कमी आ जाती है, तो उस समय जो लाइम का उपयोग किया जाता है ताकि मछलियों का कुछ प्रॉब्लम दिक्कतें ना आए। और अगर कुछ ज़्यादा बारिश है तो कभी अगर थोड़ा ठंडी आ गई तो मछली थोड़ा खाना कम कर देती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि यदि मछली खाना कम खा रही है तो हम ज़्यादा खाना उसमें जो मछली का जो फीड होता है न डालें। और जो बीज होता है, वो मछली का बीज हमेशा ये देखना होता है कि हमें जितना से अच्छा क्वालिटी बीज मिले, और पहली बरसात में जब बारिश का पानी हो जाए तो हम छोड़ दें, ताकि क्या होता है, तापमान हमारे देश में जो क्लाइमेट रीजन है, कहीं पर ठंडा का स्टार्ट जब शुरू हो जाएगी अक्टूबर के बाद, तो मछली का बढ़ना कम हो जाता है। तो जितना जल्दी जून से जुलाई में ही मछली अगर हम उसमें स्टॉक कर दें तालाबों में, तो ये टाइम मिल जाता है हमको मछली को जल्दी से बढ़ने के लिए, ताकि वो फिर अगले साल जा कर के वो कंज्यूमर को फिर मिल सके। जी, तो इस तरह से प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत हो जाती है। हमारे जो मछली पालक हैं, इस समय बरसात का जो समय है काफ़ी अच्छा भी माना जाता है, आप सही तरह से देखभाल यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, राम कैलाश जी, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं राम कैलाश जी, आप दोबारा यहाँ पर कॉल लगाने का कोशिश कीजिए, ट्राई करिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम ज़रूर आपके सवाल को शामिल करेंगे और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर डब्बास का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर डब्बास, अभी आपने बताया कि हमारा देश जो है पशुपालन में बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर पहले से ही है और हमारे जो पशुपालक हैं और भी ज़्यादा इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि चाहे कोई भी पशुपालन का व्यवसाय हो, चाहे बकरी पालन हो, गाय पालन हो या फिर अन्य जो संबंधित व्यवसाय हैं, उनमें किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत होती है? जैसे बरसात का समय चल रहा है, इसमें किस तरह से देखभाल कर सकते हैं पशुओं की? देखो, जब बरसात का मौसम आता है तो पशुओं की देखभाल करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो पशुओं को सूखे स्थान पर रखना पड़ता है, चाहे कोई भी पशु हो। उसको जो चारा और दाना देना है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, वो काफ़ी देर तक ना रखा जाए। रखे जाने से उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हरा चारा सुखा के देना है, उसको गीला ना हो, गीला होने पर जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक टाइम का चारा जो बच जाता है उसको दूसरे समय में प्रयोग ना किए जाए, क्योंकि उसमें भी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने रिपोर्ट दिखाई थी कि मुंह पका और खुर पका रोग जो है इसमें बहुत भयंकर रूप से फैलता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सब जितने भी पशुपालक भाई हैं उन्होंने सबने इसका टीकाकरण करवा लिया होगा, और टीकाकरण ही इसका एकमात्र ऐसा सस्ता और अच्छा साधन है जिससे कि पशुपालक की लागत कम आएगी और उसको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, अगर आप टीकाकरण नहीं करवा पाए या आपने कोई पशु खरीदा है
उसको किसी कारणवश से भी ये बीमारी आ गई है तो आप उसको अलग से जरूर रख दें, बिल्कुल अलग कर दें, बाकी पशुओं में उसको मिक्स ना होने दें, अन्यथा ये दूसरे पशुओं में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसको पोटेशियम परमैंगनेट से उसको बार बार धोएं, साफ रखें, उसका घाव ना बनने दें, विटामिन डी का प्रयोग करें और उसको साफ सुथरा रखें जिससे कि उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। नुकसान होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, घाव बन जाते हैं, मुंह के अंदर भी बन जाते हैं, खुरों में भी बन जाते हैं, तो उसको चलने में भी दिक्कत आती है, तो उस समय उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है, विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है, उसको अलग करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। दूसरा, जो प्रमुख बीमारी इस समय जो किसानों को दिक्कत कर सकती है वो कर सकती है ये आपका गलघोटू। गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु के बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं और गलघोटू के लिए भी जितनी भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उनके माध्यम से उनको कोशिश करती है कि सभी पशुओं के पशुपालकों को इससे क्या वैक्सीनेशन मिल जाए, उनको टाइम से वैक्सीनेशन हो जाए। इसके लिए हमारे पशुपालकों को अपने जो जिला कृषि पशुपालन अधिकारी हैं या जो आपके पास में जो भी सरकारी आपका स्वास्थ्य केंद्र है, खासकर पशुओं के लिए, आप उसके संपर्क में रहें और जैसे भी टीकाकरण हो तो टीकाकरण उसका अवश्य करवाएं, क्योंकि इसमें भी बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। जी, तो एक खुरपका और मुंहपका और गलघोटू बीमारी है जो हमारे पशुओं को प्रभावित कर सकती है और किस तरह से देखभाल कर सकते हैं हमारे पशुओं के विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में बीमारी की रोकथाम, पशु प्रबंधन और साथ ही मछली पालन पर। आपके पास कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। और याद रखिए, हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपना फोन उठाइए और हमें कॉल करके अपने सवाल जरूर पूछिए। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर मैं डॉक्टर राजेश का यहाँ रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश, मछली पालन के लिए आपने कहा बरसात का समय काफी अच्छा होता है, तो जो हमारे नए लोग हैं या फिर किसान हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? शुरुआत किस प्रकार करें? इसमें अभी जो मछली पालन में जो तकनीकियां हैं, जो अगर शुरुआती में जो बहुत सारे अभी इसमें बदलाव आया है। आजकल भी जो जिनके पास तालाब नहीं है वो भी मछली पालन कर रहे हैं, क्योंकि तकनीकी में जो आया है, ये अभी जो एक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी करके आया है, फिर रास टेक्नोलॉजी आया है। लेकिन जब आपने प्रश्न मुझे पूछा कि शुरुआती में, तो शुरुआती में हम सलाह देंगे उनको कि वो अपना शुरुआती करें जहाँ पर उनको बेसिक मछलियों का पालन जो तालाब में की जाती है, वो तालाब में मछली पालन करें। उसमें तालाब में मछली पालन करने से पहले कुछ चीज़ों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वो जो जब शुरुआती जब करेंगे तो उस तालाब में पहले से भी बड़ी मछलियाँ, जो मांसाहारी मछलियाँ हैं, वो ना हो। अगर वो मांसाहारी मछलियाँ पहले से रहेगी और वो जब उसमें बीज डालेंगे और उनको पता नहीं चलेगा और मांसाहारी मछलियाँ उनको खा जाएंगी। फिर बहुत सारे तालाब जो छिछले तालाब रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो जलीय खरपतवार है वो भरे रहते हैं। उसके कारण क्या है कि हमेशा ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी और मछली का मरने का भी डर रहेगा। तो वो
जो भी पानी का खरपतवार है उसको बहुत अच्छे तरीके से निकाल लें। फिर उसको पॉन्ड का एक जो तैयार करने का एक तरीका है वो हमारे वेबसाइट में सब अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में भी अवेलेबल है। उसको क्या है, उसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करनी होते हैं, जिसमें मैन्यूरिंग होते हैं, उसमें मैन्यूर काऊ डंग के साथ में फिर ऑयल केक्स डाला जाता है, फिर लाइमिंग किया जाता है, ताकि अच्छी तरीके से पॉन्ड का जो खाना जो तैयार होता है उसमें जो कीटाणु वो तैयार हो जाए अच्छी तरह से, जिसको हम प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन बोलते हैं। उसके बाद मछली का बीज उसमें डाला जाता है तो वो स्वस्थ भी रहता है और उसका अच्छा वृद्धि होता है मछली का। और उसमें ऑक्सीजन जो उसको जो हम बोलते हैं घुलनशील ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और मछली को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर वो शुरुआत करेंगे छोटे जगह से, अगर 1 बीघा का जमीन है, 2 बीघा की जमीन है, और उससे भी शुरू करेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा। जी, तो शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे स्तर पर ही करें, पहले आजमा लें, फिर उसके बाद उसका विस्तार धीरे धीरे आगे चलकर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर डॉक्टर डब्बास का रुख करना चाहूंगी। आप बता रहे थे कि 2 बहुत ही बड़ी बीमारियां हैं, खुरपका, मुंहपका और गलघोटू। इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, सही समय पर टीकाकरण तो करवाना यहाँ पर जरूरी हो ही जाता है। और किस तरह से देखभाल कर सकते हैं? और इस समय जो गायें और भैंसें हैं, खासकर में ब्यात आ जाता है, खासकर भैंसों में ब्यात होता है, वो ब्याती हैं तो उससे पहले उनकी बहुत सारी देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उसको सही मात्रा में चारा और दाना मिलना चाहिए। और एक वो जब ब्याने उससे 2 महीने पहले उसका दूध को छोड़ देना चाहिए। और दूसरी खास बात है कि ब्याने से पहले हमें देखना है, कुछ हमारी गायें भैंसें ऐसी जो दूध ज़्यादा देती हैं तो उनमें मिल्क फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं, जहाँ पे कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी वजह से कि मिल्क फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारे किसानों को देखना चाहिए कि ऐसे पशुओं को कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में दें, और कैल्शियम जितनी ज़्यादा मात्रा में उतना बेटर होगा। और जब दूध निकालें तो उसमें उसका ध्यान रखें कि जो ज़्यादा पशु दूध देने वाले हैं उनके लिए कैल्शियम का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब खासकर गाय या भैंस ब्याती है उस समय 2-3 बातें विशेष रूप पर देखनी पड़ती है। एक तो जैसे ही ब्याए तो उस बच्चे के मुंह को साफ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसका नेवल कोड है, उसको भी डिसइंफेक्ट करके उसको काट के उसको ठीक से एक अच्छे धागे से साफ सुथरे जिसमें मेडिकेटेड धागा उससे बांधना बहुत ज़रूरी है, जिससे वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। और एक जब बच्चा भैंस या ब्याती है तो बच्चे को खीस ब्याने के आधे घंटे के अंदर अगर मिल जाता है तो उसके शरीर में रोग रोधी क्षमता बढ़ जाती है, तो बच्चे का जो बीमार होने के चांसेस या उसके मरने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। जी डॉक्टर डब्बास, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर फिर से एक बार रोक रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से सुनील यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैम कि मुझे ना भैंस ने ज्यादा चारा खा लिया, उसको पेट में सूजन आ गई है, उसके पेट फूल रहा है। हाँ, उसको हम कहते हैं अफारा, पेट में गैस बन गई है। तो ऐसे में या तो डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो उसको कोई तेल दे दें। अगर आप तेल दे देंगे तो तेल देने से उसकी गैस निकल जाएगी, उसका पेट हल्का पड़ जाएगा। और अन्यथा डॉक्टर से संपर्क करें। और भैंस को या गाय को जो हम अभी बता रहे थे कि बरसात के मौसम में चारा उसको सही समय पे सही मात्रा में दें, साफ सुथरा दें, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। कई बार चारे में इन्फेक्शन होता है तो दिक्कत हो जाती है और ये पेट फूल जाता है। एक आम समस्या बरसात के मौसम की है, तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि या तो उसको तेल दें, अन्यथा जो भी आपके आसपास डॉक्टर उसको दिखा लें एक बार, कोई दूसरा कोई कारण ना हो। और ये इसको अफारा कहते हैं, तो अफारे में पशु को देखना बहुत ज़रूरी है। आप उसके पेट को बजाओगे तो वो ढोल की तरह बजेगा, इसका मतलब उसके पेट में गैस भरी हुई है और गैस नहीं निकल रही, जिससे पशु को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, वो बेचैन हो जाता है। तो इसमें तेल का प्रयोग कर सकते हैं और उसके अलावा या तो डॉक्टर को दिखा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो सुनील जी, आपकी जो समस्या है हमारे विशेषज्ञ ने उसका अच्छे से समाधान आपको बता दिया है। आप इसे अपना सकते हैं और अपनी भैंस को बिल्कुल स्वस्थ भी बना सकते हैं। एक बार फिर भी अगर इसे आराम ना मिले तो आप डॉक्टर का संपर्क यहाँ पर जरूर कर लें। रुक कर लेते हैं एक बार फिर डॉक्टर डब्बास का ही। डॉक्टर डब्बास बताएं।
तो मैं वही बता रहा था आपको, जब ब्याती है गाय या भैंस, तो उसमें उस बच्चे को टाइम से दूध मिलना, यानी कि खीस मिलना बहुत ही जरूरी होता है। और अक्सर हमारे किसान सोचते हैं अगर खीस निकाल लेंगे तो भैंस जेर नहीं डालेगी, तो ऐसा नहीं है। हमें खीस अपने बच्चे को पिलाना ही, एक बार पूरा ना निकालें लेकिन बच्चे को पिला दें। साथ साथ में उसको गर्म पानी पिलाना बहुत जरूरी है। जब हम गर्म पानी पिलाएंगे तो पेट में वो दिक्कत नहीं आएगी और जेर डालने में सुविधा रहेगी। और आप पशु को का विशेष ध्यान देने की इस समय जरूरत होती है और बच्चे का विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। और उसमें जो उसको खाना देना है वो ऐसा देना जो सुपाच्य हो जी। आपको कॉम्प्लेक्स खाना नहीं देना इस समय बहुत ही सिंपल खाना देना होता है, हल्का खाना देना है जिससे वो आराम से हजम कर सके। और 2-4 दिन बाद जब उसके रिकवरी आ जाएगी तो उसके बाद आप भोजन को थोड़ा सा उसमें प्रोटीन की मात्रा, दूसरी चीजों की मात्रा बढ़ा दें जो उस पशु को इस समय आवश्यकता होती है जी। और तो इस तरह से देखभाल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बता दिया है कि इस मौसम में को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे का और जो गाय या भैंस ब्यात हुई है उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। और खान पान का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह की समस्या आ सकती है। इससे आपको आपके जो पशु हैं उन्हें आगे चलकर बहुत ही परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे में आप अभी से ही ध्यान रखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे, विस्तृत जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में बीमारी की रोकथाम यानी पशु प्रबंधन और साथ ही मछली पालन पर। आपके पास कोई भी सवाल है इन विषयों के संदर्भ में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं स्टूडियो में। और साथ ही आपको बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से, हमें कॉल किया है आजाद जी ने। हेलो। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि 1 बीघा में अपन जो मछली पालन का तालाब बनाना चाहती है तो उसके लिए कितनी लंबाई चौड़ाई होना चाहिए? जी तो डॉक्टर कितना बीज डालना चाहिए, यानी कितना किलोग्राम बीज डालना चाहिए 1 बीघा में? जी डॉक्टर राजेश क्या कहेंगे, 1 बीघा जमीन में क्या उसका आकार होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल, कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए और बीज कितनी मात्रा मिले? और पानी भी साथ ही जानना चाहते हैं।
मछली पालन करना चाहते हैं। जी, मछली पालन करना चाहते हैं। प्रश्न यही है ना, 1 बीघा तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं। 1 बीघा तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं। तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी हो, बीज कितने होने चाहिए, कितनी मात्रा में होने चाहिए? जी देखिए, अब हमारा जो मछली पालन के लिए तालाब का जो बनावट का है वो हमेशा अगर जो आयताकार होने से अच्छा रहता है, क्योंकि वो जब हम नेटिंग करते हैं, जब मछली को पकड़ते हैं उस समय आपको बहुत ही सहूलियत होता है। अगर वो नया तालाब बनाना चाहते हैं तो आयताकार होने से उनको बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी अगर वो ज़मीन सेलेक्ट करते हैं बनाने के लिए तो आयताकार बनाएं, और करीब एक बीघा में, अगर वो 1 बीघा में करना चाहते हैं तो 1 बीघा अगर के अनुसार अगर वो देंगे सीड, तो हम अगर उनको पहले बताएंगे जो प्रारंभिक स्तर में जो मछली पालन होता है, जो हमारे देश में कार्प प्रजाति का किया जाता है, जिसमें रोहू, कतला और मृगाल जो पॉलीकल्चर सिस्टम में आता है, उसको वो 2000 से 3000 तक डाल सकते हैं, 2000 से 3000 तक। क्योंकि 1 बीघा कहीं कहीं अलग होता है, क्योंकि अगर वो एकड़ में देखेंगे तो पर एकड़ करीब 4000 डालते हैं। तो हम जितना हम जानते हैं यूपी और जो हमारे मध्य प्रदेश, बिहार, ये नॉर्थ में 1 बीघा का होता है करीब 1 एकड़ में 1.5 बीघा के करीब होता है जमीन। तो अगर एकड़ में वो अगर किसान भाई समझ ले तो 1 एकड़ में 4000 से 5000 अगर डाले तो बहुत अच्छा रहता है। और वो 1 अंगुली का आकार का करीब वो मछली हो, 4 इंच का, 3 इंच से 4 इंच का मछली करीब 4000 से 5000 डालेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वही उनका जो प्रोडक्शन आएगा, अगर वो अच्छा से खाना देंगे, तालाब को प्रिपरेशन अच्छा से करेंगे तो 1 एकड़ में उनको 2 से 3 टन का उत्पादन अवश्य आएगा। जी, तो आज़ाद जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि आयताकार जो है अगर आप उसका बनाते हैं, अपना तालाब बनाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और कितने बीज लेने हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। बढ़ते हैं आगे, और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग मैम। जी, सवाल पूछे मदन जी। मदन पवार है मेरा नाम। जी, मदन पवार बोल रहा हूँ। जी मदन जी, आप अपना सवाल पूछें। जी मैम, अपने यहाँ भैंस है तो भैंस जी अपने यहाँ भैंस है मैम। तो भैंस चारा कम खाती है, यानी खाना कम करती है, दोनों टाइम दूध देती है, तो उसके लिए चारा जो है वो कम खाती है। हाँ, चारा वगैरह कम खाती है। तो आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर डब्बासन से? मदन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार हमारी भैंस जो है जब दूध दे रही होती है, चारा कम खाती है, तो चारा कम खाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आप उसको सही समय पे उसको जिससे वो स्वाद है उसके अनुसार चारा नहीं डालते हैं, हम खाली भूसा ही भूसा डाल रहे हैं। अगर आप इस समय हरा चारा डालेंगे, खासकर मक्का का या लोबिया का, तो जरूर खाएगी। एक तो वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण कई बार होता है कि उसके पेट में खराबी होती है, पेट में कीड़े भी होते हैं, तो उसके भी अगर आप जांच करवा लेंगे, जांच भी हो सकती है। अन्यथा अगर वो ग्याबिन नहीं है तो उसको आप 2 एल्बेंडाजोल की टेबलेट देंगे तो उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे, तो वो चारा ठीक से खाने लग जाएगी। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि भैंस को जहाँ बांध रहे हैं वहाँ पे उसको सुविधा नहीं होती, हवा का आवागमन ठीक नहीं है, ये वो परेशान रहती है। तो परेशानी में भी पशु जो है चारा नहीं खाता है। तो आपको ये देखना है कि उसके रहने सहने की व्यवस्था कैसी है। दूसरा, जो चारा उसको मिल रहा है उसमें स्वादिष्ट कितना है, क्योंकि कई बार हम कोई खास खली प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ भैंसें जो मूंगफली की खली खाती हैं या तिल की खाती हैं, उनको जब हम सरसों की देते हैं तो खाना पसंद नहीं करती है। तो हमें वो भी देखना होता है कि उसको कौन सी चीज़ पसंद है। उसी के आधार पर अगर हम खाने का थोड़ा बहुत बदलाव करते रहेंगे तो बिल्कुल खाएगी। दूसरा, पानी का विशेष ध्यान रखना है, और साथ में ये देखना है कि पशु को कोई दिक्कत ना हो। कई बार कोई दिक्कत होती है तो पशु जो है खाना ही कम करता है या उसका तापमान बढ़ता है, तो ये कोई इंडिकेटर भी हो सकता है किसी और बीमारी का। तो आप अपने पास के जो पशु चिकित्सक से उनको एक बार दिखा लें, अन्यथा इनमें से जो भी कोई कारण है उसका निवारण करेंगे तो आपकी भैंस चारा भी खूब खाएगी और दूध भी अच्छी तरह देगी। उसका एक बार देखभाल करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। जी, तो डॉक्टर डब्बास, आपने कहा कि रहन सहन की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर उसमें
सही ढंग से हमने देखभाल नहीं की या प्रबंधन नहीं किया तो जैसे आपने कहा कि चारा खाने में भी या फिर जो भी हम उसे खाना दे रहे हैं वो खाने में भी कमी आ जाती है। तो रहन सहन की व्यवस्था किस तरह की करें? तो एक तो जो भी हमारा जहाँ पे हम पशु को बांधते हैं उसमें हवा का आवागमन होना बहुत जरूरी है जी। छत उसकी ऊंची हो तो और अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि उसको समय समय पे साफ पानी उपलब्ध रहना चाहिए। तीसरी बात है उसको अंदर बाहर भी करना बहुत जरूरी है। कई बार हम एक ही जगह बांध के रखते हैं तो उससे पशु परेशान हो जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत अंदर और बाहर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो पशुशाला है उसकी सफाई का ध्यान रखना बहुत ही विशेष ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। और हमें ये देखना है कि मौसम की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उनसे हमें पशु को बचाना है। अगर लू चल रही है तो लू हवा तो चाहिए लेकिन लू से हमें पशु को बचाना है। ऐसे ही ठंड अगर ज़्यादा है तो ठंड से हमें बचाना है लेकिन पशु को हवा चाहिए। अगर हवा नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा और ठीक से वो व्यवहार नहीं कर पाएगा। और एक उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह भी होनी चाहिए जहाँ हम उसको बांधते हैं। और नीचे का जो फर्श है उसको भी हमें देखना होता है। अगर बहुत पक्का है तो कई बार हमें या तो मैट की जरूरत पड़ती है या हमें उसमें कोई चीज़ ऐसी बिछा दें, बिछावन, जिससे कि उसको सॉफ्ट रहे और सुबह उसको साफ कर दें। और पशुओं के चारे और दाने का जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह का शाम को ना खाएं, शाम का सुबह ना खाएं। हम कोशिश ये करें कि उतना ही चारा दाना डालें जो उस समय खत्म हो जाए और जो बच जाए उसको निकाल दें। हम फिर फ्रेश का प्रयोग करें क्योंकि बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें पशु को इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है जी। तो इस तरह से रहन सहन की व्यवस्था करनी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे पशुओं के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश कुमार जी ने हमें राजस्थान से कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम जानना चाहते हैं कि मछली पालन करना चाहते हैं हम, उसकी तालाब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बीज कितना मतलब कितने डाल सकते हैं? जी, मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो डॉक्टर राजेश क्या कहेंगे? राजस्थान से बात कर रहे हैं ये। जी, मछली पालन के विषय में अगर ऐसा सुन लीजिए, मछली पालन का अगर आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो एक है तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं संस्थान और राज्य के भी मत्स्य विभाग है, जहाँ हर एक जिले में वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होते हैं उनसे संपर्क करें एक बार कि वो वहाँ के जो मिट्टी और जो जल है उसका क्षारकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो एक बार चेक करनी जरूरी होती है। क्योंकि आप शुरुआत करने जाएंगे, अगर वहाँ पानी नमकीन है तो किस तरह का मछलियाँ पालन करेंगे, और पानी में क्षारकता बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या हम करेंगे, कितना उसको मीठा पानी मिक्सन करेंगे, या बहुत सारे जो उसमें मिट्टी में कभी कभी आयरन का मात्रा बहुत होता है। एक चीज़ आप ध्यान, अगर पहली बार आप शुरुआती करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मछली पालन सही तरीके से करें तो एक बार जल और मिट्टी का दोनों का जहाँ पर आप करना चाहते हैं उसका एक बार आप निश्चय ही जांच करा लीजिए। और आज के दिन में हर एक जिले में जो मत्स्य पदाधिकारी है उनके पास एक छोटी सी लैब होती है और वो चेक करते हैं। अगर वहाँ संभव नहीं हो तो आप नज़दीक के जो भी आपको संस्थान है आपके राज्य के और सेंट्रल केंद्रीय संस्थान बहुत सारे हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ और ज़्यादा तकनीकी के बारे में जानना चाहते हैं, सब कुछ आपका पानी जल सब ठीक है और मिट्टी ठीक है, तो हमारे संस्थान बहुत सारे हैं, हमारे फिशरीज के हैं, फिशरीज कॉलेजेस हैं राज्य सरकारों के पास, वहाँ पर भी आप उन्नत जो भी आपको तकनीकियाँ आई हैं नई उसको जानने के लिए आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से मिल सकता है आपको। जी, तो इस तरह से आप रमेश जी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहले आप पूर्ण जानकारी हासिल कर लेंगे, पूर्ण योजनागत तरीके से अगर शुरुआत करेंगे तो ही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अच्छे से पहले जानकारी यहाँ पर अर्जित कर लीजिए और मिट्टी और पानी की जांच भी यहाँ पर ज़रूर करवानी चाहिए, इसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पशु प्रबंधन और मछली पालन पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बता दें आपको इस वक्त भी एक कॉलर ओडिशा पुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी दिनेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, जय जगन्नाथ मैम जी। मेरा सवाल मछली के बारे में है कि हेलो जी जी, आप अपना सवाल हाँ, पूछें। मेरा सवाल है सर, मैं 2 एकड़ का लैंड है जो पॉन्ड है तालाब, उसमें फिंगरलिंग डाल दिया है और अभी क्या है कि 3 फीट का बारिश का पानी हाइट हो गया है जी। तो 3 फीट में ज्यादा प्लैंकटन का जो प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन इसको क्या है कि घट गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन मेंटेन करने के लिए 3 फीट बारिश का पानी हाइट हो गया है जी। बारिश का पानी जो है वो ज्यादा उसमें बढ़ गया है। अभी फिलहाल 5 फीट 5.5 फीट पानी होगा जी। 5 से 5.5 फीट जो है पानी हो गया है तालाब में। डॉक्टर राजेश, किस तरह से मेंटेनेंस की जाए? जी 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 प्रश्न किए हैं क्योंकि अभी बारिश के दिनों में क्या होते हैं, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। और वो मेरे हिसाब से वो पूछ रहे थे कि उसमें जो मछली जो खाती है फाइटोप्लैंकटन जूप्लैंकटन, उसका कैसे हम देख रेख करेंगे और उसको कैसे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए, वो शायद उड़ीसा पुरी से बात कर रहे थे जी। पुरी, हाँ जी, पुरी से बात कर रहे थे। हमारा संस्थान भी बहुत पास ही है उनके, तो यहाँ पर भी आकर को कभी संपर्क कर सकते हैं। उनको मैं बता दूं, इसी समय में अगर उनका पानी तो बढ़ गया है तो क्या होता है, जो पानी में जो उसको मछली को जो खाना बनता है वो है फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। छोटी मछलियाँ ज़्यादा जूप्लैंकटन ही खाती है, तो और वो छोटे जूप्लैंकटन को खाने के लिए चाहिए जो न्यूट्रिएंट, वो कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है पानी। तो अभी उनको जो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर है, फर्टिलाइजेशन में हम जैसे काऊ डंग डालते हैं, तो वो हेक्टेयर में करीब 5 से 10 टन वो एनुअली उसका डोसेस है, वो डालते हैं। फिर उसमें है क्या, अगर उनको काऊ डंग अवेलेबल नहीं है तो आज के दिनों में बहुत सारे जो वाइल्ड केक्स हैं, वाइल्ड केक्स के साथ में ईस्ट पाउडर और जैगरी देते हैं, तो बहुत जल्दी ही जो प्लैंकटन पूरा प्रचुर मात्रा में आ जाता है। वो आप उनको सजेस्ट करता हूँ करने के लिए। नहीं तो और भी है बहुत से अलग तरीके,
जिसमें हम सुपर फॉस्फेट और यूरिया के साथ में फिर जीएनएसओ को मिला के एक पर्टिकुलर मिश्रण तैयार करके देते हैं। और उनको ज़्यादा से जानकारी चाहिए तो हमारा वेबसाइट अगर वो नोट कर लें, उनमें जाकर वो अगर स्पेशलिस्ट से बात करें तो उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। और उसमें बहुत सारे हमारे जो पेपर्स, जो पैम्फलेट होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, उसके बारे में कैसे हम प्रबंधन करें डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। वो अगर नोट करें तो www.sifa.nic.in www.sifa.nic.in इस पर जाएंगे तो उनको बहुत सारी जानकारी, इसमें प्रशिक्षण का भी कैलेंडर भी निहित है कि कब कब मछली पालन में, जल प्रबंधन में हम उनको प्रशिक्षण प्रोग्राम दे रहे हैं, सभी उनको जानकारी मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएंगी। और हमारे में आज के दिन में मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ व्हाट्सएप और लैंडलाइन फ़ोन भी है, उनमें भी बात करने से उनको पूरा विशेषज्ञ से बात हो जाएगी और जो भी उनका परेशानियां हैं फिश फार्मिंग में पूरी समाधान उनको मिलेगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राजेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है हमारे कॉलर को। और दिनेश जी, आप निश्चित तौर पर वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो संस्थान है इनका, ये भी आपके पास ही है, पूरी के पास ही है, वहाँ पर भी आप जाकर के जानकारी और हासिल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने के बाद जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान आपको मिल ही जाएगा। और हमारे विशेषज्ञ ने भी आप तक जानकारी यहां पर पहुंचा ही दी है। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने मछली पालन के संदर्भ में बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दबास हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर दबास, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, ऐसे में पशुओं का सही तरह से प्रबंधन करके हम कैसे और भी ज्यादा लाभ कमा सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब प्रबंधन की बात आती है तो हमें देखना होता है कि जो पशुओं को अच्छा चारा, पौष्टिक चारा सही कम पैसे में कैसे मिले। दूसरी बात आती है कि जो पशुओं के उत्पाद हैं उनके अच्छा पैसे कैसे मिले, वो सही से हम उसका क्या क्या प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और उनका विपणन किस प्रकार से करना है। जी, वैसे तो सभी राज्यों में सहकारी समितियां हैं, आप उनके माध्यम से विपणन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ निजी संस्थान भी हैं। लेकिन मैं अपने किसानों को कहना चाहूंगा कि उनका अपना संगठन हो, और संगठन के माध्यम से अगर पशुपालन में वो मदद लेते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि आप कोई भी दाना चारे का प्रबंध करेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। जी। अक्सर हमारे पशुपालक जो बाहर से लेते हैं, चाहे दाना हो चारा हो, लेकिन उसके लिए वो घर पे भी नहीं बना सकते हैं कि उसमें 1/3 कोई भी अनाज, 1/3 कोई भी छिलका और 1/3 कोई भी खली, इसके साथ में खनिज लवण का मिश्रण, वो एरिया स्पेसिफिक भी होता है, तो उससे अगर मिक्स करके अगर आप बनाते हैं तो आपके घर में बहुत अच्छा पौष्टिक आपका दाना अपने पशुओं के लिए बना सकते हैं। और पौष्टिक दाने के साथ साथ में देखना बहुत जरूरी है कि किस पशु को कितनी मात्रा में कब मिलना चाहिए। जी, यानी कि एक पशु को 1 किलो दाना तो केवल उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके शरीर के रखरखाव के लिए चाहिए। और अगर वो दुधारू पशु है तो 5 किलो से ऊपर जितना भी दूध दे रहा है उसी के आधार पर हम चारे दाने की मात्रा बढ़ा देते हैं। जी। और जितना उसी के अगर हम पौष्टिक चारा उसको देंगे तो पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ साथ में उसका जो आगे का ब्यात है वो भी ठीक से हो जाएगा। तो एक तो अपने दाने का बहुत प्रबंध करना है। दूसरी बात, पशुपालकों में एक समस्या देखने को आती है कि अक्सर थन खराब हो जाते हैं। जी। और थन खराब होने का कारण है बरसात का मौसम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि बरसात होने से नीचे गीला रहता है, और गीले में अगर हम गाय और भैंस का जब दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद अगर पशु बैठ जाता है आधे घंटे के अंदर अंदर, तो उसका थन जो खुला होता है, खुला थन में कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी पैथोजन घुस जाता है और वो घुस के उसके अंदर एक बीमारी पैदा कर सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है दूध निकालने के बाद हम गाय और भैंस को कम से कम आधा घंटा ना बैठने दें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके मनपसंद खाना उसके सामने डाल दें। जब मनपसंद खाना अगर आप डालेंगे तो पशु अपने मनपसंद खाने को खाएगा तो बैठना वो भूल जाएगा। और अगर आधे घंटे के बाद बैठते तो कोई हमारी समस्या नहीं रहती है कि थन का वो जो सुराख वो बंद हो जाएगा। दूसरी, जब भी दूध निकालें, दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद में
थनों का धोना बहुत जरूरी है और साफ पानी से साफ पानी से धोना बहुत जरूरी है। तो एक विशेष बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात ये, दूध निकालने का आपका सही तरीका होना चाहिए, यानी कि आप उसको थन को दबाए ना, अंगूठे से ना दबाए, बल्कि उसको पूरे मुट्ठी से निकालेंगे तो उससे थन में जो है नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं और पशु से दूध भी पूरा मिल जाता है। और दूध पूरी मात्रा में निकालना बहुत जरूरी है। अगर दूध हम थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस समय थन को खराब होने से बचाना है, पशुओं को पौष्टिक चारा देना है, उनको साफ पानी देना है, उनके रहने सहने की व्यवस्था को साफ सुथरा हवादार स्थान पर रखना है। तो इन बातों का विशेष अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पशुपालन से ज्यादा लाभ मिलेगा और ज्यादा फायदा होगा। जी, तो देखिए कितनी सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और अपने पशुओं को स्वस्थ बनाए रखना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर डब्बास, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपने पशुपालकों से या अपने किसानों से बात करने के लिए। मैं अपने पशुपालकों का भी धन्यवाद करता हूँ और दूरदर्शन का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया पशु प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं, मछली पालन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपने कार्यक्रम के माध्यम से हासिल कर ली हैं। ये तो हो गया हमारा आज के कार्यक्रम की बात। अब कल के कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। कल के कार्यक्रम के हमारे विषय रहेंगे बरसात में फूलों की देखभाल। एक तो इस पर हम चर्चा करेंगे और फलदार बगीचों में खरपतवार नियंत्रण, इस पर भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके पास कोई सवाल है तो पहले ही आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है जिस पर कॉल करके आप पहले ही अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं सवाल, और उन्हें हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव कार्यक्रम के दौरान अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नए विषयों और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बन रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।